जंगल की देवी या खूबसूरत डकैत। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। प्राण सोच में पड़ गया और बोला, क्या दिन आ गए हैं, अपने ही बेटे पर हमला करवाना पड़ेगा। लेकिन क्या वो ये बात मान लेंगे कि उसे हमने नहीं किसी और ने मारा है। परमिंदर ने कहा, फिक्र मत कीजिए, बलवीर भी उनके साथ जाएगा। यहाँ से तो दोनों अकेले ही निकलेंगे, लेकिन मैं बलवीर को जानता हूँ, वो मोंगरा को रणधीर के साथ अकेले नहीं जाने देगा, वो उनके पीछे जाएगा ही। इसी दौरान उसके दिमाग में ये बात डाल देंगे कि वो लोग ठाकुर के बेटे को मारने आए हैं, बलवीर मोंगरा को बचाने जरूर जाएगा और इन सबकी लड़ाई में मोंगरा पर कोई गोली चला देगा। प्राण की फिक्र थोड़ी कम हुई। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन रणधीर और मोंगरा बाहर जाएंगे क्यों? परमिंदर ने कहा, आप उसे वो शहर वाले फार्म हाउस को देखने अकेले भेज दीजिए, मोंगरा का साथ पाने के लिए वो उसे भी साथ ले जाएगा। आग तो उसे लगी ही है, आज नहीं बुझा पाया तो कोई दूसरा मौका तो ढूंढेगा ही। प्राण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन अकेले ही क्यों, बलवीर भी साथ चले तो क्या दिक्कत है? मोंगरा ने रणधीर के प्रस्ताव पर कहा, क्योंकि मुझे अधूरा काम पूरा करना है और बलवीर के रहते मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मोंगरा ने कहा, ओहो ऐसी बात है, लेकिन याद है मैंने कहा था कि मुझे असली मर्द चाहिए और तुम तो अपने बाप के सामने कांपने लगते हो। मोंगरा खिलखिलाई। मोंगरा, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें इस हवेली के ही बंधन से आजाद कर दूंगा, अब चलोगी मेरे साथ? मोंगरा रणधीर को देखती रही और उसके गले से लग गई। दोनों ही एक कार में बैठने जा रहे थे। जहां मोंगरा पूरी तरह से मस्ती के मूड में थी, वहीं रणधीर बेहद ही गंभीर दिख रहा था। इतने चुप क्यों हो? कल तो बहुत कुछ करने को उतावले थे। कुछ नहीं, कुछ देर में ही पता चल जाएगा। रणधीर ने कार रोड से उतार दी और जंगल की तरफ ले गया। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी रुकी। यहाँ क्यों रोक दिए? रणधीर ने कहा, थोड़ी दूर में एक झरना है। ओ तो जनाब झरने में मजे लेना चाहते हैं। मोंगरा के होठों पर कातिल सी मुस्कान आई, लेकिन रणधीर अब भी चुप ही था। मोंगरा को ये उन्मुक्त वातावरण बेहद ही भा रहा था। वो खुशी से इधर उधर दौड़ रही थी। अरे वहाँ खड़े हुए क्या देख रहे हो, आओ ना, मोंगरा चिल्लाई। रणधीर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। जब वो उसके थोड़ा नजदीक गया तो मोंगरा का ध्यान उसके चेहरे पर गया। वो कांप रहा था, पूरी तरह से लाल। मोंगरा ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? मोंगरा रणधीर की तरफ आने लगी। रणधीर ने कहा, रुक जाओ, मेरे पास मत आना। मोंगरा चौंकी, क्योंकि रणधीर ने उसके ऊपर पिस्तौल तान दी थी। ये क्या कर रहे हो ठाकुर साहब, कैसा मजाक है? मोंगरा ने कांपती हुई आवाज में कहा। मजाक? तुम इसे मजाक कहती हो? मजाक तो तुमने मेरे साथ किया है मोंगरा। मैं तो तुमसे प्यार करने लगा था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुम उस बलवीर के साथ, वो भी तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें देख रहा था। मोंगरा के होठों पर कातिल मुस्कान खिल गई। क्यों, मजा आया ना? सच में बलवीर अच्छा इंसान है। रणधीर का गुस्सा सातवें आसमान पर था और उसके हाथ भी कांपने लगे थे। उसने मोंगरा से कहा, पिताजी सही कहते थे, तू है ही वैसी। बलवीर हवेली से दूर एक चाय की टापरी में बैठा हुआ रणधीर की गाड़ी के आने का इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि आज रणधीर मोंगरा को अकेले ले जा रहा है, लेकिन वो मोंगरा को अकेले तो नहीं छोड़ सकता था। वो एक मोड़ पर उसकी गाड़ी का इंतजार कर रहा था, ताकि मौका देखकर वो उनके पीछे एक किराए की बाइक से लग जाए। तभी कुछ लोग वहां आ गए और टपरी के पीछे बैठकर पीने लगे। वो लोग 5 बाइकों पर थे। करीब 10 लोग थे, दिखने से ही गुंडे जैसे लग रहे थे। उन्हें पहले बलवीर ने नहीं देखा था, शायद वो किसी दूसरी जगह से थे। जल्दी करो, ठाकुर का बेटा आता ही होगा।
खबर तो पक्की है ना तेरी, वरना हम यहाँ बैठे ही रह जाएंगे और वो आएगा ही नहीं। अरे अंदर की खबर है, फिक्र मत कर। अपनी प्रेमिका के साथ जा रहा है अय्याशी करने, उसके ही चेले ने बताया है। बलवीर के कान उनकी बात से खड़े हो गए। वो अपनी गाड़ी उठाकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही वो एक दूसरे को देखने लगे। उसने सुना कि नहीं, फिक्र मत कर, उसके चेहरे से ही लग रहा था कि उसने सुन लिया है। रणधीर की गाड़ी के पीछे 3 बाइक चल रही थी, जिनमें से 2 तो उन गुंडों की थी जिन्हें परमिंदर ने बुलाया था, और एक था बलवीर, वो सबसे पीछे चल रहा था। वहीं गाड़ी के सामने 2 और बाइक थी। सभी गुंडे एक दूसरे से वायरलेस की मदद से बात कर रहे थे। वहीं उनके साथ वायरलेस की मदद से जुड़ा हुआ परमिंदर भी पल पल की खबर ले रहा था। रणधीर की गाड़ी जंगल में मुड़ने से सभी घबरा गए, क्योंकि सब ने सोचा था कि वो मोंगरा को फार्म हाउस ले जाने वाला है। सभी उसके पीछे लग गए, और जब उनकी गाड़ी रुकी तो वो भी कुछ दूरी पर ही रुक गए। उन लोगों को ये भी पता था कि बलवीर भी उनके पीछे है। बलवीर गाड़ी को एक कोने में लगाकर देखने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि रणधीर मोंगरा के ऊपर पिस्तौल ताने खड़ा है, तो वो दौड़ा। हमारी क्या जरूरत, ये तो ठाकुर का बेटा ही उसे मारने पर तुला है। एक आदमी ने वायरलेस से पूरी बात परमिंदर को बतलाई। चलो अच्छा है, हमारे हाथ गंदे नहीं होंगे। परमिंदर भी मुस्कुराया और अगले ही पल रणधीर नहीं, दौड़ता हुआ बलवीर मोंगरा की ओर आ रहा था। बलवीर को देखकर रणधीर और भी घबरा गया और पिस्तौल से गोली चला दी, जो सीधे जाकर मोंगरा के सीने में लगी। खून की धार फूट पड़ी और बलवीर स्तब्ध सा बस उसको गिरते हुए देखने लगा। उसने दौड़कर उसे संभाला। अब भी मोंगरा के होठों पर मुस्कान थी। वो प्यार से बलवीर के गालों को सहला रही थी। रणधीर स्तब्ध खड़ा हुआ था। परमिंदर वायरलेस में चिल्लाया, देख क्या रहे हो, रणधीर को वहाँ से बाहर निकालो, वरना बलवीर उसे मार डालेगा, फायर करो। वो लोग तेजी से सक्रिय हुए और रणधीर को खींचते हुए अपनी बाइक पर बिठा लिया। बलवीर ने चिल्लाते हुए कहा, रुको। बलवीर उनके पीछे दौड़ने को हुआ, लेकिन गोलियां चलने लगी और मोंगरा ने बलवीर का हाथ थाम लिया। मुझे छोड़कर मत जाओ बलवीर। बलवीर रुका और देखते ही देखते मोंगरा की आंखें बंद हो गई। रह गई तो बस बलवीर की चीखें, जो पूरे जंगल को दहला रही थी। हेलो हेलो, काम हो गया। रणधीर की गोली से मोंगरा मारी गई, लेकिन बलवीर की हालत ठीक नहीं है। एक दूसरा जासूस वायरलेस से परमिंदर से बात कर रहा था। कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। रणधीर को कुछ दिनों के लिए छिपाना पड़ेगा। तुम आ जाओ और किसी की नजर में मत आना। परमिंदर ने प्राण को देखा, जो उसकी बात सुन रहा था। आज प्राण के चेहरे पर वो खुशी थी जो पहले कई दिनों से कभी नहीं आई थी। रणधीर को कहीं छिपा दिया गया था ताकि वो बलवीर के कोप से बच सके, लेकिन बलवीर का भी कोई पता नहीं चल पा रहा था। इधर कालिया जंगल के अपने ठिकाने में बेचैनी के साथ घूम रहा था। चिराग सिंह और शंभू भी बेचैन लग रहे थे। कुछ देर के इंतजार के बाद उन्होंने किसी के आने की आहट सुनी और सामने जो था उसका चेहरा देखकर कालिया और रोशनी दोनों ही झूम उठे। बापू, माँ, मोंगरा दौड़ाते हुए जाकर दोनों से लिपट गई थी। आज उसने पहली बार इन्हें सामने से देखा था। दोनों ही अपनी बेटी को जितना प्यार दे सकते थे दे रहे थे। साथ ही आया बलवीर भी अपनी आंखों में पानी लिए सब कुछ देख रहा था। और फिर आई चंपा, जिसे देखकर बलवीर और मोंगरा का मुंह ही खुल गया। ये तो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखती है। मोंगरा तुरंत अपनी बहन के गले से लग गई। हाँ, बस एक अंतर है, इसकी ठोड़ी में ये 3 बिंदियां बनाई गई है, जिसे सरदार ने बचपन में ही बनवा दिया था। पूरा परिवार फिर से मिल चुका था, सभी खुश थे। तभी कालिया एक आदमी की तरफ मुड़ा। अरे भवानी, जाके ठाकुर को बता दे कि मेरी बेटी अब मेरे साथ है। उसका सपना अधूरा का अधूरा ही रह गया।
लेकिन अब मेरा सपना पूरा होगा, ठाकुर की मौत का सपना। कालिया जोरों से हंस पड़ा। कहने के लिए भवानी ठाकुर का जासूस था, लेकिन उसे जासूस कालिया ने ही बनवाया था। ठाकुर उसे पैसे देता था कालिया की जासूसी करने के लिए, लेकिन वो कालिया का ही एक वफादार था। भवानी के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। वहीं परमिंदर और ठाकुर भी इस वाकये से बौखला गए थे। आखिर ये हुआ कैसे? अभी तक उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रणधीर ने जब मोंगरा को मार दिया था तो वो जिंदा कैसे बची। वहीं परमिंदर इस चिंता में था कि उसका बेटा भी मोंगरा के प्यार में पड़कर अब उसे ही धोखा दे गया। ठाकुर साहब, ये मोंगरा की ही चाल थी। जब रणधीर मोंगरा को थिएटर ले गया था तब भी वो अपने प्लान पर काम कर रहे थे। वहाँ बलवीर कालिया के एक आदमी से मिला था और उसे मोंगरा का प्लान समझाया था। रणधीर तो मोंगरा से अय्याशी करने में ही बिजी था। आखिर मोंगरा ने रणधीर को भड़का दिया ताकि वो उसे मारने की सोचे। बलवीर ने उसकी पिस्तौल में नकली गोलियां डाल दी थी। रही सही कसर आपने उन दोनों को बाहर भेजकर पूरी कर दी। भवानी की बात से ठाकुर बुरी तरह से बौखला गया था। वो परमिंदर की ओर ही देख रहा था। तुम्हारे खून ने तो अच्छा धोखा दिया हमें। परमिंदर क्या कहता, लेकिन उसकी आंखें नीची नहीं हुई थी। ठाकुर साहब, हमारे खून में ही वफादारी है। जैसे मैं आपके लिए वफादार हूँ, वैसे ही मेरा बेटा उस मोंगरा के लिए वफादार है। उसने अपनी वफादारी निभाई और मैंने अपनी। लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं और ये काम नहीं कर पाऊंगा। मैं आपके लिए किसी की जान ले सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे की जान कैसे लूंगा? अब तो वो भी कालिया गिरोह का एक सदस्य बन गया है। ठाकुर ने जीवन में पहली बार परमिंदर की आंखों में आंसू देखे थे। तुम मेरे लिए आज भी उतने ही मूल्यवान हो परमिंदर। अगर तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगे तो मैं टूट ही जाऊंगा। ठाकुर का अहंकार जैसे आज टूट सा गया था, लेकिन परमिंदर ने जैसे फैसला कर लिया हो। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, मैं अपनी बाकी की जिंदगी चैन से गुजरना चाहता हूँ, इन सब से दूर। मैं अपने ही बेटे को मारने की साजिश में अपनी बाकी जिंदगी नहीं गुजार सकता। आपने मुझ पर बहुत भरोसा किया है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि आपकी नजरों में मेरी इतनी कद्र है, लेकिन मुझे माफ कीजिए। ठाकुर परमिंदर को रोकना तो चाहता था, लेकिन परमिंदर के फैसले के सामने वो भी मजबूर हो गया था। वो अपने सबसे अच्छे सलाहकार को खो रहा था। वर्तमान में हम फिर परमिंदर गया कहाँ? अजय के मुंह से अचानक ही निकल गया। कोई नहीं जानता सिवाय बलवीर के, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया कि परमिंदर आखिर गया कहाँ। शायद वो अपनी बाकी की जिंदगी चैन से जीना चाहता था, यानी बलवीर से वो फिर से मिला। सुना है एक बार उसने बलवीर को अपने पास बुलाया था, लेकिन उन दोनों में क्या बातचीत हुई और वो कहाँ गया था ये किसी को नहीं पता। तिवारी की बात से अजय को सुकून मिला। फिर क्या हुआ? तिवारी के चेहरे पर अजय की उत्तेजना को देखकर एक मुस्कान आ गई, वही जो नियति को मंजूर था। ठाकुर बौखला गया था और कालिया के पीछे पड़ गया था। वहीं उसने कनक की मदद से चंपा, मोंगरा और बलवीर को इन सब से दूर शहर भेज दिया। कालिया के पास ये समय था कि ठाकुर पर पूरे जोर से प्रहार किया जाए, क्योंकि उसके पास परमिंदर अब नहीं था। दोनों की लड़ाई तेज हो गई, लेकिन नसीब को कुछ और ही मंजूर था। ठाकुर को पता चल गया था कि भवानी असल में उसकी नहीं कालिया की जासूसी करता है, और इसी का फायदा उठाकर वो कालिया के ठिकाने तक पहुंच गया। कालिया मारा गया, साथ ही रोशनी भी, पूरा गैंग ही तबाह हो गया। तिवारी ने एक गहरी सांस ली। फिर अजय की उत्सुकता और भी बढ़ गई थी। फिर मोंगरा और बलवीर वापस आए। तिवारी के होठों पर एक मुस्कान थी।
हम दोनों बाहर ही थे कि चंपा की आवाज आई, अब आप लोग अंदर आ जाइए, रात बहुत हो गई है। तिवारी हमसे विदा लेकर अपने घर जा चुका था और मैं अब चंपा के पास था। तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम शहर में रहती थी। हाँ, मेरी पढ़ाई वहीं हुई थी। ठाकुर से बचने के लिए बाबूजी ने मुझे शहर भेज दिया था, लेकिन जब बाबूजी को ठाकुर ने मार दिया और मोंगरा और बलवीर वापस आ गए तो मेरा शहर में रहना भी दुर्भर हो गया। ठाकुर के आदमी हमें सभी जगह तलाश कर रहे थे। वो तो मुझे भी मार ही देते, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। चंपा की बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। क्या कहा कि मैंने बचा लिया? इस बार चंपा मुस्कुराई। ठाकुर को पता था कि मैं किसी जंगल के सरदार के पास नहीं बल्कि शहर में रहती हूँ और अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। मैं भावना, कनक की बेटी, के ही कॉलेज में थी। इधर चंपा का आतंक फैल रहा था और वहीं ठाकुर को मेरी कोई सुध नहीं थी कि कालिया की कोई दूसरी बेटी भी है। मैंने मुंबई से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और व्हाट? तुमने इंजीनियरिंग की है? ये ऐसे था जैसे मेरे सिर पर किसी ने कोई बम फोड़ दिया हो। मैं जिसे आज तक इस जंगल की भोली भाली लड़की समझ रहा था, वो तो मॉडर्न लड़की है। जी जनाब, वो भी IIT मुंबई से, और उसके बाद MBA के लिए मेरा दाखिला IIM इलाहाबाद में हो गया। मैं अपना सिर पकड़कर खड़ा हो गया था, लेकिन चंपा घबराई नहीं बल्कि सिर्फ मुस्कुराती रही। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? इस बार चंपा के चेहरे पर एक फिक्र और चिंता के भाव थे, इसी डर से कि कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चले जाओ। मोंगरा ने अपना गेम खेल दिया था। तुम्हारे आने के पहले से ही ये सब शुरू हो गया था। ठाकुर को पता चल गया था कि मैं IIM से MBA कर रही हूँ। वहाँ मेरी जान को खतरा होने लगा था, लेकिन ठाकुर को चकमा देने के लिए मोंगरा चाहती थी कि मैं ये देश छोड़कर निकल जाऊं। ये सब हो पाता, लेकिन उससे पहले ही उस इंस्पेक्टर का खून हो गया और तुम उसकी जगह आ गए। दीदी ने तुम्हें आजमाने की सोची और बलवीर के कहने पर तुमसे मिलने गई। याद है जब तुम पहली बार मोंगरा से उस झील में मिले थे? बलवीर के कहने पर मैं फिर से थोड़ा आश्चर्य में था। हाँ, मोंगरा किसी पर यूं ही भरोसा नहीं कर लेती। उसने तुम्हें आजमाया, लेकिन उससे गलती हो गई। वो तुम्हारे प्यार में पड़ गई। उसे तुम बहुत अच्छे लगे, लेकिन तुम उसे चंपा ही समझते रहे और वो भी आगे बढ़ गई। उस दिन जब तुम दोनों टॉकीज में गए थे तो तुम्हें रणधीर मिल गया और ठाकुर ने तुम दोनों को बचा लिया, क्योंकि वो भी जानता था कि अगर मोंगरा वहाँ है तो उसके बेटे को भी वहाँ खतरा होगा। तब तक तुम्हारे साथ मैं नहीं बल्कि मोंगरा ही थी। लेकिन इन सब ने मोंगरा के सामने एक प्रश्न लाकर खड़ा कर दिया था कि उसे किसे चुनना है, अपने प्यार को या फिर उस लक्ष्य को जिसके लिए उसने अपनी जवानी, अपना चैन, सुख सब कुछ कुर्बान कर दिया था। और मोंगरा ने फैसला ले लिया। उसने अपने लक्ष्य को ही चुना। उसने इसके लिए मुझे फिर से वापस बुला लिया। ये बात ठाकुर को भी पता चल गई थी और वो इससे और भी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने मोंगरा समझकर मुझे मार दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उसने भी एक प्लान बना रखा था। उसने तुम्हें खरीदने की कोशिश की। वो जानता था कि तुम चंपा के कितने करीब हो और मोंगरा को पकड़ने के लिए अपनी जी जान लगा दोगे। इसलिए उसने मेरी तरफ से ध्यान भी हटा लिया, तो तुमने ही मुझे बचाया ना। इस बार मेरा दिमाग हिल गया था। मैं अपना सिर पकड़े हुए बैठा हुआ था। मेरी आंखों में दुख था, आंसू थे। मैं अपने को किसी बेवकूफ की तरह महसूस कर रहा था। तो तुम दोनों ने मिलकर मेरा इस्तेमाल किया और तुमने तो बस मुझसे प्यार का दिखावा किया बस। चंपा आकर मेरे बाजू में बैठ गई। सच कभी कभी कड़वा होता है अजय, लेकिन मेरी बात का विश्वास करो कि मोंगरा और मैंने दोनों ने ही तुमसे बेहद प्यार किया है।
तुम जानते हो कि हमारी आंखें कभी गलत नहीं थी। हाँ, जब मुझे बुलाया गया था तब मैं बस एक खेल खेलना चाहती थी, मोंगरा की मदद करना चाहती थी। याद है जब तुम मेरे झोपड़े में आए थे, मैंने उस दिन तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हें महसूस किया था। ये हमारा ही प्लान था कि तुम मेरे नजदीक ना आ पाओ, इसलिए मोंगरा ने गोली चलवा दी और तुम उसे ढूंढने जंगल में चले गए। लेकिन यकीन मानो वो आखिरी बार था जब मोंगरा तुम्हारे साथ थी, क्योंकि मैं भी तुम्हारे प्यार में पड़ चुकी थी और मोंगरा ने ये कुर्बानी भी दे दी। तब से तुम्हारे साथ बस मैं ही थी, हमने ही एक दूजे को अपना प्यार दिया और आज भी मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।